हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। फ्रेंड्स, जो हमारी नॉवल चल रही है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, तो आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे गरीब रथ बाय भास्वर मुखर्जी, ये हमारी नॉवल का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी नॉवल कंप्लीट हो जाएगी और आगे फिर हम कोई अपनी न्यू नॉवल को स्टार्ट करेंगे। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो कर्नल वीर प्रताप होते हैं ना, वो अपनी राइफल को साफ़ कर रहे होते हैं और साफ़ करते करते वो अपने बेटे को कहते हैं कि सूरज बेटा, अक्षय तृतीया आने वाली है और तुम्हारी नानी की इच्छा है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन उनकी इतनी एज हो गई है, वो अकेले तो आ जा नहीं सकती है। तो एक काम करो, तुम लखनऊ हो आओ और उनको यहाँ पर ले आओ। और इससे ना, तुम फ़ॉरेन जाने वाले हो पढ़ाई करने के लिए, तो इससे ना तुम्हें एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम अकेले सफ़र करोगे तो बहुत कुछ तुम सीखोगे। लेकिन जो सूरज होता है, वो जो कर्नल है उनका सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसने अभी अभी अपनी 12वीं कंप्लीट की है और उसकी मम्मी ने गिफ्ट के तौर पे उसको एप्पल आईफोन दिया, तो वो उसमें बिल्कुल ना घुसा हुआ है, उसको चलाने में बिज़ी है, उसके फीचर्स वगैरह देखने में बिज़ी है। तो इस पे जो वो होते हैं ना कर्नल, वो अपने आप में ना मतलब सोचने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। कहते हैं भाई, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही कोई नहीं चला जाता, उसके लिए मार्क्स भी तो होने चाहिए। और इतना वो जब कह रहे होते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि लेकिन इंडिया से बाहर जाना ना मतलब अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि इंडिया में रह के तो किसी का कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो अगर फ्यूचर बनाना है तो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जो कर्नल हैं, वो अपनी वाइफ को भी बेटर जानते हैं। उनकी वाइफ की ये बातें हैं जो वो दोहरा रहे होते हैं, और अपनी वाइफ से थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बिगाड़ने के लिए कैसे एप्पल आईफोन दिलवाया है। तो सूरज फिर अपने फ़ोन को साइड पे रखता है और अपने पापा से ये कहता है कि पापा ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन जो हमारी नई कार है BMW X6, तो मैं उसको लेके जाऊँगा नानी को लेने के लिए। तो इतना सुन के जो कर्नल है वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, इन्होंने बच्चों को बिल्कुल ना दिमाग ही ख़राब कर रखा है, बिल्कुल होश में ही नहीं होते कि आप पागलपंती वाली बातें करने लग रहे हैं। तो फिर जो सूरज होता है वो कहता है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, अब नानी को मैं फ़्लाइट में लेके आऊँगा तो उनकी हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं रहती है, तो इससे बेटर यही है ना कि खुद का पर्सनल व्हीकल मैं लेके जाऊँगा तो उनको अच्छे से ले आऊँगा ना। तो उसके जो फादर होते हैं कर्नल, वो गुस्से में कहते हैं चुपचाप थर्सडे को जाना और सैटरडे को उनको लेके आना, बर्खास्त, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। और वही है, जब गुस्से में पापा ने कह दिया भाई इसके आगे कोई टॉपिक ही नहीं छिड़ना, तो जो सूरज है वो भी चुपचाप सुन लेता है और इससे आगे कुछ नहीं कहता, बस हाँ कह देता है। फिर कर्नल के बारे में यहाँ पे बात आती है। जो कर्नल जिस राइफ़ल को क्लीन कर रहे थे उसका नाम था वेस्ली रिचर्ड्स ड्रॉप लॉक डबल राइफ़ल। और जैसे कि जो कर्नल है, कर्नल वीर प्रताप, वो आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल है। तो जो मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको ना राइफ़ल्स का, पिस्टल का, इन चीज़ों का शौक़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक भी इनके पास कलेक्शन में बहुत सारी जो पिस्टल है वो है। उन कलेक्शन में मजल लोडेड, ब्रीच लोडेड, कैरबाइंस, रिवॉल्वर्स, इस तरह की पिस्टल्स उनके पास कलेक्शन में हैं अभी भी। और मतलब ये ना लोगों ने अफवाह फैला रखी है, अब ये पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जो सुना है सो है। और कर्नल के बारे में ये भी अफवाह है कि भाई बहुत ही अमीर बंदा है, उसकी वाइफ है जिसका नाम सुधा है और इनके 2 लड़के हैं। और डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में ये लोग रहते हैं, बहुत बड़ा सा घर है इनका, बहुत मतलब ना लखपति, करोड़पति, अरबपति होते हैं ना वो हैं। और इनके जो बोलते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना, उनसे काफ़ी ऊठ बैठ है इनकी। तो इस तरह की जो अफवाह है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है कर्नल के बारे में, बहुत फैली हुई है चारों तरफ, दूर दूर तक। और फैमिली से रिलेटेड भी कई चीज़ें जो है वो काफ़ी फैलाव में है, बहुत लोगों में फेमस है ये जो कर्नल वीर प्रताप है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो सूरज होता है ना, वो जो सूरज होता है वो अपने पापा की बात सुन लेता है कि हाँ थर्सडे को जाना और सैटरडे को आना पड़ेगा। फिर उस पर क्या होता है, जो सूरज के पापा होते हैं ना वो ये कहते हैं कि तुमको इकोनॉमी क्लास से तो तुम जाओगे और बिज़नेस क्लास से तुम आओगे। तो जो उसके फादर की ये बात होती है ना, इससे ये पता चलता है कि जो कर्नल है ना वो भले ही अमीर तो हैं, लेकिन उनको पैसे की कीमत पता है, वो ज़्यादा पैसे खर्चने में विश्वास नहीं रखते हैं, ज़्यादा फालतू का खर्चा करना उसको पसंद नहीं है। फिर सूरज कहता है कि क्या मैं कैटल क्लास में ट्रैवल करूँगा। अब कैटल क्लास भी फ्रेंड्स इकोनॉमी क्लास को ही कहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मैं कैटल क्लास में ट्रैवल करूँगा। और गुस्से में बैठ जाता है सोफे पे और अपना लैपटॉप ऑन करने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है ख्यालों में कि कब जाऊँगा यार मैं फ़ॉरेन। और वो अब क्या सकता था मतलब, और क्योंकि उसके फादर इतने स्ट्रिक्ट थे। और उसके फादर की ऊंची आवाज़ सुन के ना सुधा, जो कर्नल की वाइफ है, वो किचन में से निकल के आती है। उसके एक हाथ में कटोरा होता है और वो कुछ ना स्वीट डिश बना रही होती है, तो वो फेंट रही होती है, कोई मिश्रण उस बॉल में है और जिसको वो फेंट रही होती है। और आती है और जो प्रताप है ना, वीर प्रताप कर्नल, और तो उनसे कहती है कि तुम क्यों हमेशा मेरे बेटे सूरज पे चिल्लाते रहते हो। और इतना बोल के उसके हाथ में बाउल है जिसमें वो फेंट रही है किसी चीज़ को और बोलती है। तो फिर उसमें
जो कर्नल होते हैं ना अपनी वाइफ को देख के अपनी जो टोन है वो चेंज कर लेते हैं और हंसी मजाक करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मैं क्यों इसको कुछ कहूँगा, तुमने गलत सुना है मेरी जान। मतलब ऐसे वो कहते हैं अपनी वाइफ के साथ, थोड़ा स्वीट टोन में, थोड़ा हंसी मजाक के टोन में कहते हैं। और फिर जो उसकी वाइफ सुधा होती है कर्नल की, वो कहती है बस रहने दो, मुझे पता है इसके पीछे पड़े रहते हो, अब ये जाने तो वाला है फ़ॉरेन में, फिर अकेले ही तो रहना है तुमको, अब इसको जाते जाते भी तुम ऐसे ही परेशान कर रहे हो। मतलब ऐसे बोलती है। और इतने में जो वीर प्रताप कर्नल होता है ना, वो भी कहता है, वो मतलब ना वो अपनी राइफ़ल को क्लीन कर रहा होता है, वो नहीं देखता उसकी वाइफ वहाँ पे है कि नहीं है। और वो कहता है कि देखो मैं ना इसके लिए कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ इसको करना चाहिए, इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अकेले अपने पैरों पे खड़े होने का, दुनिया को देखने का। और मतलब इसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमेशा प्राइवेट कार, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ऐसे सवारियाँ करेगा तो इसको कहाँ दुनियादारी का पता लगेगा। तो ये चीज़ें जब कर्नल कह रहा होता है, उसकी वाइफ सुधा वहाँ पे नहीं होती है, वो तो गुस्से में यूं ही मतलब जब अपनी बात कह के वो वापस किचन में जा चुकी होती है। तो फिर क्या होता है, थर्सडे को सुबह 7 बजे जो सूरज है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है एयरपोर्ट जाने के लिए। और जो सूरज की माँ है सुधा, वो क्या करती है, सूरज के माथे पे तिलक लगाती है। और ये एक रिवाज होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो दही चीनी खिलाते हैं, हमारी मम्मी हमको बोलते हैं कि इससे दिन अच्छा रहता है और जो काम हम करने जा रहे हैं तो वो भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो जब उसकी मम्मा उसको तिलक लगा रही होती है और ये सब खिला रही होती है, तो ऑडी Q7 कार होती है जिसमें उसको एयरपोर्ट छोड़ने वाले हैं, ड्राइवर विवेक है जो उसको छोड़ के आने वाले हैं। तो वहाँ पे कर्नल भी खड़े होते हैं। तो कुल 10 मिनट तक एयर कंडीशन यानी AC चलता है और कार भी ऑन रहती है 10 मिनट तक। तो बिना ये, वो जो परिवार है कर्नल का, इसमें ना मतलब उनको ये नहीं रहता कि भाई 10 मिनट तक कार ऑन है, इससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो सकता है, ये वो। और ये चीज़ ना कर्नल देखता है और वो गुस्से में ना कहता है कि भाई ये कोई ना जंग लड़ने नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी नानी को लेने जा रहा है, जो तुम इतना तिलक विलक इसको कर रही हो। तो जब कर्नल गुस्से में ये बात कहता है तो सुधा है ना उसको मतलब घूर के गुस्से से देखती है, कहती कुछ नहीं है, बस अपनी आंखें दिखाती है। तो अपनी आंखें देख, अपनी वाइफ की जो आंखें हैं ना घूरी वाली, वो देख के जो कर्नल होता है वो थोड़ा मतलब अपना गुस्सा अब क्या करे, पत्नी पे तो उतार नहीं सकता, तो वो ड्राइवर को चिल्लाता, तू भी ना पागल ही है, तेरे को किसने कहा था अभी इतनी जल्दी कार को ऑन करने के लिए, जब वो बैठेगा तब चला लेना ना। इतना बोल के जो कर्नल होता है वो अपने घर के अंदर चला जाता है। और जब सुधा देखती है ना अपने हस्बैंड को कि वो घर के अंदर जा चुका है, तो चुपके से 10,000 रुपीज़ अपने बेटे सूरज के हाथ में रखती है और कहती है बेटा तेरा जो मन करे ना तू वो खरीदी और वो खाना। और जो ड्राइवर विवेक होता है ना, वो कार में बैठा हुआ देख रहा होता है कि जो डैमेज जीन होती है ना, कटी फटी जीन्स होती है, वो जो सूरज ने वो जो डैमेज जीन्स पहन रखी थी, उसकी जीन्स ना जो विवेक ड्राइवर है उसकी महीने की जो तनख्वाह है ना उसके आधे से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी जितनी बेचारे को सैलरी नहीं मिलती ना महीने की, उससे डबल महंगी तो जीन्स पहन रखी होती है सूरज ने। और कुछ आधे घंटे के बाद जो ड्राइवर है वो एयरपोर्ट पहुंचा देता है सूरज को, और जो सूरज है वो भी थैंकफुल होता है कि चलो मैं टाइम से पहुंच गया और ट्रेन भी टाइम पे ही है, अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही जो सूरज है वो एयरपोर्ट में एंटर करता है और जाता है तो देखता है इतनी भीड़ लोगों की, धक्का मुक्की, ये सब देख के ना वो अपनी नाक सिकोड़ लेता है। मतलब वो थोड़ा अजीब सा होता है ना, वियर्ड सा, गंदा सा लगता है हमें। तो इस टाइप में वो अपने मतलब अपनी नाक सिकोड़ लेता है और फिर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है एयरपोर्ट की वो कंप्लीट करके वो अपनी फ़्लाइट में चला जाता है। वहाँ पे अपनी सीट बेल्ट लगा के अपनी सीट को बैठ जाता है। और सीट को जब वो ढूंढ रहा होता है ना, तब वो बड़बड़ाता है कि हाँ इकोनॉमी क्लास क्या है, ये धक्के मुक्के कर रहे हैं लोग। और फिर जब वो सीट पे बैठ जाता है, सीट बेल्ट बांध लेता है, फिर अपने आईपॉड्स लगा के जो हेडफोन होते हैं ना उनसे कनेक्ट करके सॉन्ग सुनता है और आंखें बंद करके अपने ख्यालों में गुम हो जाता है कि कब मैं जाऊंगा, मैं फ़ॉरेन कंट्री में जाऊंगा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की एप्लीकेशंस, ये सब चल रहा होता है। और अचानक से क्या होता है ना कि सूरज को फील होता है कि भाई वो ना हिल रहा है, उसकी बॉडी ना शेक कर रही है, हिल रही है। तो उसकी जो नींद है वो खुल जाती है। फिर वो देखता है कि उसके साइड में एक लेडी होती है जो कि हाथ जोड़ के प्रे कर रही होती है, कुछ अजीब सा ही जो मंत्र है वो गा भी रही होती है, प्रे कर रही होती है अपने लिए। और उसके साइड में जो विंडो पे एक आदमी होता है ना, मोटा सा बिजनेसमैन टाइप, उसकी हर एक जो फिंगर है उसमें अंगूठी होती है, उसने रिंग पहनी हुई होती है और विंडो की तरफ देख के इशारे कर रहा होता है। मतलब वो किसी को पता नहीं बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बस विंडो की तरफ देख के इशारेबाजी कर रहा होता है, हाथ से देख रहा होता है।
फिर सूरज देखता है कि भाई मतलब ना कुछ गड़बड़ हो गया प्लेन में। और फिर जब सूरज राइट हैंड साइड को विंडो में देखता है ना, तो बहुत ज़्यादा धुआं उसको, ब्लैक जो लच्छेदार जो होता है ना धुआं बिल्कुल, वो उसको नज़र आता है। तो इससे जो सूरज है वो समझ जाता है कि जो प्लेन है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं बैठे हुए वहाँ पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हफड़ा तफड़ी करने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। और इतने में जो पायलट होता है उसकी आवाज़ सुनाई देता है। वो ऐसे बोलता है कि देवी और संजनों, प्लीज़ आप डरिए मत, घबराइए मत, सब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ और सीट बेल्ट बांध लो। और हम है ना त्रिशूल एयरपोर्ट जो कि बरेली में है, वहाँ पे एक एमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। हमारे प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। तो जो वो त्रिशूल एयरपोर्ट है ना, वो एयरफोर्स का एक प्राइवेट एयरपोर्ट है। वहाँ पे ऐसे नॉर्मल फ़्लाइट्स की लैंडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे प्लेन में प्रॉब्लम आ गई है तो उन्होंने हमें परमिशन दी है। तो प्लीज़ आप लोग शांति से बैठ जाओ, डरो मत। तो इस पे जो एयर होस्टेस होती है वो भी एक मतलब डरी हुई तो वो भी होती है, लेकिन फिर भी उनके फेस पे एक कंटिन्यू स्माइल रहती है। और वो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको शांत करने की कोशिश करती है, उनको बिठाती है, सीट बेल्ट बांधने में मदद करती है। और देखते ही देखते जो प्लेन है वो लैंड कर जाता है त्रिशूल एयरपोर्ट पे। और जैसे ही लैंडिंग होती है तो मतलब ये पहली बार हुआ था जो सूरज भी जो डर गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़्लाइट में सफ़र तो उसने बहुत बार किया है, बट यूँ जो डरा देने वाली एक जर्नी थी उसकी, ये पहली बार हुआ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। तो जैसे ही लैंडिंग हुई तो जो बहुत ज़्यादा हफरा तफरी मच गई। अब लोग ना मतलब बिल्कुल बेकाबू हो रहे थे कि प्लेन से बाहर जाए, क्योंकि उनको डर ही इतना लग रहा था। तो जैसे ही वो प्लेन से बाहर जाते हैं तो एक सेफ़ जगह देखते हैं, वहाँ पे जाके जो पूछताछ वाला काउंटर होता है ना, वहाँ पे जाके उनसे कहते हैं कि भाई अब मतलब क्या होगा, हमारा जो सामान है, जो हमारा सामान छूट गया वो उसका क्या होगा, हमारा सामान कहाँ गया, और क्या हमारे लिए कोई और दूसरा प्लेन आने वाला है और हम क्या करेंगे, अब हमें ना हम कंप्लेंट करेंगे एयरलाइन में। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो लोग। और लेकिन जो सूरज होता है वो वहाँ अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा हुआ होता है। और क्योंकि वो इतना डरा हुआ होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करता है। फिर वो थोड़ा बाहर निकल के आगे की तरफ को आता है और अपने फ़ोन से अपने घर पर कॉल करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके जो ये न्यूज़ है प्लेन वाली कि प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब तक तो ये न्यूज़ पूरे टेलीविज़न के थ्रू ना पूरे वर्ल्ड में चली गई होगी। तो इसीलिए वो अपने घर पे कॉल करता है कि उनको बता दे कि क्या सिचुएशन हुई थी और क्या नहीं हुई थी। फिर उसके बाद वो अपने घर पे कॉल करता है। बेसिकली मेनली तो वो कॉल इसीलिए करना चाहता था क्योंकि जो उसकी मम्मा है ना वो बहुत ही जल्दी डर जाती है, और बच्चों के मामले में तो हर माँ डर ही जाती है। तो अपनी मम्मा को कॉल किया, उसने सब कुछ बताया। तो उसके घर वालों में से उसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हारे लिए प्राइवेट वो भेज दे हम हेलीकॉप्टर, तुम उसमें अपनी नानी को ले आना। तो इस पर जो वो होता है ना सूरज, वो मना कर देता है। वो कहता कि मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। और सूरज के मना करने की सिर्फ इकलौती वजह यही थी कि वो अपने फादर को बताना चाहता था कि भाई मैं अपने पैरों पे भी मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है जो कुछ भी है मैं अपने आप कर सकता हूँ। फिर वो अपनी मम्मा से कहता है कि मैं कोई और व्हीकल देखता हूँ कि मैं कैसे जा सकता हूँ लखनऊ, और प्लीज़ आप ना नानी को भी कॉल करके ये सारी सिचुएशन है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। फिर उसके बाद जब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर उसके बाद सूरज है ना इंटरनेट ऑन करता है और फिर कोई बेस्ट ऑप्शन देखता है जिसके थ्रू वो लखनऊ तक पहुंच जाए। तो फिर उसको ना रेलवे स्टेशन जो कुछ 11 किलोमीटर दूरी पे है, और वो देखता है कि एक जो ट्रेन है ना सरसा गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो वो मुरादाबाद जंक्शन से आने वाली है, और करीब 11:30 बजे सुबह ना वो बरेली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। तो कुल जो अगर वो टाइम पे वहाँ पहुंच गया और वो ट्रेन उसने पकड़ ली तो वो 5-6 बजे शाम तक ना पहुंच जाएगा लखनऊ। तो जो सूरज है ना ये सब चीज़ें जब इमेजिन कर रहा होता है फिर, और मतलब ना वो ये भी सोचता है कि आज से पहले जो सूरज है ना उसने कभी भी ऐसे रेलवे स्टेशन में बसों में ऐसे धक्के नहीं खाए हैं। हमेशा वो कहीं पे भी गया है तो खुद की पर्सनल और प्राइवेट कार में गया है, नहीं तो बिज़नेस क्लास प्लेन में उसने सफ़र किया है। मतलब इस तरीके का सफ़र उसके साथ कभी ना उसने किया है, ना उसने कभी कोई एक्सपीरियंस है उसको इस चीज़ का। फिर वो ना ये सब जब सोच ही रहा होता है फिर उसको रियलाइज़ होता है कि भाई वहाँ ना मतलब एक बरगद के पेड़ के नीचे ना कुछ रिक्शा वाले खड़े होते हैं, साइकिल रिक्शा वाले। फिर वो सोचता है कि भाई अभी ना ये लोग जो अंदर गए हुए हैं पूछताछ में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका सामान ये वो, और थोड़ी देर में आएंगे और वो भी बस में या ट्रेन के लिए देखेंगे, तो फिर वो वहाँ जाके भर जाएगा पूरा, इससे पहले कि मैं ही एक रिक्शा पकड़ता हूँ और चला जाता हूँ। और जो सूरज मई का महीना, इतनी तक की धूप है, पसीनम पसीनम हो रखा होता है सूरज, और फिर ना वो जल्दी जल्दी वहाँ रिक्शा वाले के
के पास बरगद के पेड़ के नीचे जो है 2-3 खड़े हैं, वहाँ जाने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में भागता हुआ जाता है। और वो ना ये भी सोच रहा होता है कि इन जो रिक्शा वालों की तो लॉटरी लगी है आपस, क्योंकि रिक्शा वाले ना आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो यही सोचता है कि हाँ भाई इनकी तो लॉटरी लगी, अब ये यही सोचेंगे कि कितने पैसे लेके लोगों को ठगना है। तो वो वहाँ पे जाता है और जो रिक्शा वाले हैं उसको 100 रुपीज़ कहते हैं रेलवे स्टेशन जाने का, और सूरज बिल्कुल भी कोई बार्गेनिंग नहीं करता है, चुपचाप हाँ कर देता है और बैठ जाता है। और फिर उसके बाद है वो पहुंच जाता है बरेली के रेलवे स्टेशन पे, और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि कैसे पूरा जो फर्श है और कितनी ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन में, लोगों ने फर्श पे ही अखबार वगैरह बिछा के वहीं पे कोई बैठा है, कोई लेटा हुआ है यूं ही ज़मीन पे बिना न्यूज़पेपर के। तो जो मतलब और जो सूरज होता है ना, ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे माहौल में वो उसने कभी कोई सफ़र किया नहीं होता है और ये उसका फ़र्स्ट टाइम था। और जो उसके बिल्कुल महंगे वाले वाइट स्नीकर्स थे ना, और वो जब रेलवे स्टेशन में जाता है इतनी धूल वगैरह, पहली बार वो गया था ऐसी जगह पे, तो उसकी स्नीकर्स पे मिट्टी वगैरह धूल लग जाती है, तो वो देख के भी वो मतलब काफ़ी डर जाता है। तो फिर वो टिकट काउंटर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है टिकट काउंटर पर, तो वहाँ पर जाता है। तो अब भीड़ ना होने की वजह पे जो वहाँ पे क्लर्क होता है काउंटर पे बैठा, वो भी थोड़ा ना रिलैक्स होके बैठा होता है, क्योंकि नॉर्मली मतलब रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है, क्लर्क भी बिजी होते हैं, तो वहाँ पे क्राउड इतना नहीं था, तो इसीलिए वो मज़े से अपनी चेयर पे बैठे होते हैं। तो सूरज जाता है, तो जैसे ही जब सूरज जाता है तो क्लर्क उससे पूछता है कि भाई तुमको कहाँ जाना है, तो कहाँ की टिकट काटूँ। तो सूरज उसको ये बोलता है कि क्या AC फर्स्ट क्लास की कोई टिकट मिलेगी। इतना सुन के जो क्लर्क होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि अरे बेटा, ये इंडिया है, इंडिया, यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ GC की टिकट दे सकता हूँ। अब जब उसने GC बोला तो सूरज को पता नहीं लगा, उसको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो सर हिला के कहता है ठीक है दे दो। और फिर जब क्लर्क होता है वो टिकट को पंच करके दे रहा होता है और जो पेमेंट जितनी बताता है, तो सूरज ना शौक रह जाता है कि भाई जितने की मैं एक कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ ना, उसके भी कम आधी कीमत की ये टिकट है। तो फिर उसके बाद सूरज टिकट ले लेता है, उसको कवर करता है, पैसे दे देता है, और फिर उसके बाद जब वो जा रहा होता है तेज़ी से, तो पीछे से आवाज़ लगाता है क्लर्क, वो कहता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बस अभी आने वाली है ट्रेन। फिर वो फ्लाईओवर से जो ऊपर ब्रिज होता है, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जब जा रहा होता है, वो देखता है कितने सारे बैगर्स खड़े हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ देख के ना सूरज डर जाता है। तो फिर वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुँचता है, ट्रेन भी आ चुकी थी, तो उसके आसपास जो पैसेंजर्स होते हैं ना, जो ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं, जिनको जाना है, तो उनको चिल्ला के कहता है कि भाई कोई मुझे बताएगा कि GC कौन सा डब्बा है अभी इसमें से। कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने अपने उसमें बिजी होते हैं। तो एक जो वेंडर होता है, मतलब जो बेचने वाले कुछ होते हैं, तो वो जो वेंडर होता है वो क्या चीज़ बेच रहा होता है, वो क्यूकम्बर मतलब जो खीरा होता है ना, नमक वगैरह लगा के छील के उनको बेच रहा होता है, उसके हाथ में वो होता है। फिर वो कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे है। तो एक डब्बे में वो उसको बता देता है कि ये है GC डब्बा। तो वहाँ पे जो सूरज जब जाता है तो देखता है भाई बिल्कुल ही सांस लेने की भी जगह नहीं थी। और जैसे ही वो एंटर करता है, तो जब भी हम डोर से ट्रेन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम ही होता है, तो वहाँ पे पसीने की और वॉशरूम मतलब पेशाब वगैरह की इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर सा फील हो रहा था। तो एक बहुत ही जो ओल्ड कपल थे, जो बुज़ुर्ग थे कपल, वो बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं उसको, सूरज को, और वो उसको बोलते हैं कि आप ना यहाँ पे आके बैठ जाओ, उसको थोड़ी सी स्पेस देते हैं। उन दोनों के साथ में एक मतलब एक और लड़का भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और सूरज ये सब देख के मतलब बैठ जाता है वो। और फिर जैसे ही वो बैठता है तो उनमें से जो वो ओल्ड लेडी होती है, वो एक मतलब जो बॉटल उसको देती है पानी पीने के लिए। अब ये जो बॉटल थी, ये होता है ना मतलब जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, वो गिर गिर के वो होता है ना कि सिकुड़ सी जाती है, बीटन टाइप होती है, तो ऐसी वो बॉटल थी। फिर अब सूरज करता भी क्या, उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं कि वो लग्जूरियस वाटर पिए, तो वो ठीक है 1-2 सिप ले लेता है, पी लेता है, और एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करता है, पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो सूरज से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है। और फिर वो थोड़ा काम हो जाता है जब ट्रेन मतलब चलने पे होती है, और थोड़ी सी विंडो से जब हवा आ रही होती है, तो वो थोड़ा ना काम हो जाता है, शांत हो जाता है। और फिर उसको हॉकर्स की आवाज़ सुनाई देती है सूरज को, और वो जो हॉकर्स होते हैं ना, मतलब जो आवाज़ लगा के अपना सामान बेचते हैं ट्रेन वगैरह में, तो वो जो हॉकर होता है उसको देख के जो सूरज है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो बेचने वाला था ना, वो अंधा था, और मतलब उसको देख के वो हैरान हो जाता है कि भाई ये अंधा कैसे सामान बेच सकता है। तो फिर वो मतलब ना
चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैजिक टॉप ले लो, मैजिक टॉप्स ले लो, मतलब वो टॉयज़ बेच रहा होता है। और फिर वो कहता है कि अपनी मम्मी के लिए ले लो, अपनी वाइफ के लिए ले लो, अपने लवर के लिए ले लो, अपने फादर के लिए ले लो मैजिक टॉप। अगर आप इसको, फिर लोग इसको बोलते हैं कि एक बार चला के दिखाओ, तो वो धरती पे जब उसको चलाता है तो वो एकदम से फ्लावर की तरह पूरा खुल जाता है और उसमें से जो है लाइट्स चलने लगती है और सॉन्ग्स म्यूज़िक बजने लगता है। तो वो काफ़ी अच्छा ऐसा टॉय लग रहा था। कहता है बस 30 रुपये, बस 30 रुपये, 30 रुपये में ले लो, ऐसे करके चिल्लाता है। तो कुछ लोगों को उसकी ब्लाइंडनेस पे थोड़ा तरस आ जाता है, फिर एक एक ले लेते हैं। और फिर जब वो देखता है कि लोग इसको पैसे, तो मतलब जो सूरज होता है ना, ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज़ हो जाता है कि भाई ये अंधा है, इसको कैसे पता लगेगा कि लोगों ने इसको सही पैसे दिए भी है कि नहीं। फिर उसकी इस शॉकनेस को थोड़ा दूर करने के लिए वो जो ओल्ड कपल होते हैं उनमें से ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, कि ये जो ब्लाइंड है ना, इसके साथ कोई भी चीट नहीं करेगा, कोई भी धोखा नहीं करेगा, सब इसको जितने इसके पैसे हैं ना उतने ही देंगे, तुम मतलब परेशान मत हो। तो थोड़ी ही देर पे जैसे ही वो मतलब सूरज का जो डब्बा है वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ को जब जा रहा होता है तो अचानक से शोर मचता है बहुत ज़्यादा। और मतलब ना वो जो ब्लाइंड मैन होता है ना, वेंडर जो अपनी चीज़ें बेच रहा होता है, उसके रोने की आवाज़ आती है। तो सूरज को समझ नहीं आता क्या हुआ होता है क्या नहीं। तो उसके साथ में जो लड़का बैठा होता है ना, वो बोलता है देखो रुको मैं देख के आता हूँ। फिर जब वो जाता है और वापस आके वो ये बोलता है कि जो वो बेचने वाला था ना, उसके 5 खिलौने गायब है। और वो है ना अपनी जो छड़ी है ना जिसके सहारा लेके वो चल रहा था, उसको वो ना सीट के नीचे नीचे झाड़ू की तरफ मार के देख रहा है कि उसके खिलौने नीचे तो नहीं गिर गए। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो ये बोल रहा है कि जब मैं स्टॉप पे उतरूँगा किसी स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो मेरा मालिक होगा जिसने मुझे बेचने के लिए भेजा है, वो मेरे से पूरे पैसे मांगे, तो मैं 150 रुपये कहाँ से ला के दूँगा। तो इतना जब वो मतलब बताता है वो लड़का, तो सूरज क्या करता है, 150 रुपये अपनी पॉकेट से निकालता है और वो उस लड़के को देता है और कहता है कि जाओ उसको दे के आ जाओ। अब जो आसपास के जो लोग बैठे हुए होते हैं वो पहले तो घूर रहे होते हैं सूरज को, क्योंकि जो उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, जिस तरीके के उसने कपड़े पहने होते हैं, शूज़ पहने होते हैं, और जैसा उसका मतलब जिस तरीके से वो घबराया हुआ होता है, तो सब उसको घूर रहे थे कि सभी को पता लग ही रहा था कि भाई ये थोड़ा अमीर घर का लड़का है। तो अब ना जब उसने 150 रुपये वेंडर को देने के लिए दिए ना उस लड़के को, तो सब ना उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखने लग गए उसको। तो उस लड़के ने उसको दे दिया। फिर जो वेंडर होता है वो आता है, उसके पैर पकड़ लेता है, उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि भाई आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे, आप जो चाहते हो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो। फिर उसके बाद जो वो वेंडर होता है वो चेन पुल करता है और वहाँ से सहारा लेके नीचे उतर जाता है। तो जब सूरज होता है वो बैठा हुआ होता है और देखता है विंडो के बाहर से कि कुछ ही देर में जो मतलब इतनी जो धूप की जो गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, अब वो धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और थोड़ी मतलब रात होने पे थी। और ना मतलब जो हॉटनेस थी पूरे दिन की दोपहर की, वो भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। फिर वो बोलता है कि हरिद्वार जो स्टॉप आएगा, फिर उसके बाद बस 1 घंटे का रास्ता रह जाएगा लखनऊ का। फिर अचानक से वो उसको फिर से वही ब्लाइंड वेंडर है वो दिखाई देता है और वो मतलब हड़बड़ाहट में आता है। वो आता है ना जब क्योंकि अंधा तो होता है बेचारा, देख तो पाता नहीं है, तो हड़बड़ाहट में जब वो आता है तो उसको बहुत मतलब कट भी लग जाते हैं। तो फिर ना वो आता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, खुशी होती है। फिर वो आके सूरज, उसके हाथ में 150 रुपये होते हैं जो सूरज ने उसको दिए थे, और फिर वो ना बताता है सूरज को कि ना जब मैं यहाँ से उतरा ना, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके मैं वापस ट्रेन में चढ़ गया था और मैं और मतलब डब्बों में जाके तलाश कर रहा था अपने खिलौनों को। फिर वहाँ पे ना मुझे पता लगा कि कुछ बच्चों ने मेरा खुला हुआ बैग देखा, तो उन्होंने ना चुपके से वो खिलौने उठा लिए। और जब उनको देखने के लिए गया ना, तो उनके मम्मी पापा ने मुझे वो खिलौने वापस किए और अपने बच्चों के इस बर्ताव के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। तो जब मेरे खिलौने मुझे वापस मिल गए, तो मैं पूरे डब्बे में आपके बारे में पूछता पूछता यहाँ तक आया हूँ, और ये लो आपके पैसे, थैंक यू सो मच। इतना बोल के मतलब ना जब वो इतना बोलता है वो वेंडर, तो यहाँ पे सूरज बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है कि ये बंदा गरीब है, ब्लाइंड है, फिर भी ये सिर्फ 150 रुपये, जो 150 रुपये की कीमत सूरज के लिए शायद कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको सिर्फ एक 2-3 घंटे की जर्नी के लिए 10,000 रुपीज़ खर्चने के लिए दिए थे, खाने पीने के लिए दिए थे। तो 150 रुपये के लिए उसके लिए मतलब कोई मायने ही नहीं रखते थे। शायद उसकी कोल्ड कॉफ़ी का एक कप ही आ पाता 150 में। तो वो सिर्फ वो 150 रुपये वापस देने के लिए वो इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी झेल के वो ब्लाइंड पर्सन वापस आया और उसने वो उसके पैसे दिए। तो इससे जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उनकी जो मंडे को सेरेमनी होने वाली थी,
वो सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, फंक्शन भी पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो सूरज है वो अपने पापा से बात कर रहा होता है और कहता है कि पापा देखो, मैं ना ग्रेजुएशन करूँगा अपनी, लेकिन मुझे फ़ॉरेन में नहीं जाना, मैं यहीं पे इंडिया में ही रह के करूँगा। तो ये सुन के जो उसके फादर है कर्नल वीर प्रताप, वो थोड़े से मतलब ना उसको आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फ़ॉरेन ही जाओगे। लेकिन उससे पहले ही सूरज ज़िंदगी में पहली बार वो अपने पापा की बात को ना करके, उनकी स्ट्रिक्टनेस से थोड़ा दूर हट के, क्योंकि हर टाइम पे वो कर्नल मतलब वीर प्रताप जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे, तो गुस्से में उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था जो सूरज ने उनके अगेंस्ट जाकर कुछ कहा था और उसने रिक्वेस्ट की अपने फादर से कि प्लीज़ पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे इंडिया में ही करने दो। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो फिर वो अपने फादर से उसने जो वो उसका ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था वो उसने शेयर नहीं किया था अब तक, तो वो अब बताना चाहता है अपने फादर को अपने इस ट्रेन का जो उसकी जर्नी थी, गरीब रथ की जर्नी, वो शेयर करना चाहता है। पर उसने अब तक ये चीज़ें नहीं बताई थी कि उसने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और असल मायने में जो वेल्थ होती है बंदे की, जो उसकी असल पूंजी, असल कमाई होती है, वो क्या होती है। सूरज को पहली बार उस गरीब रथ में जाके समझ आया था। और उस दिन ना पूरी रात दोनों बाप बेटा खूब पूरी ना गहरी बातें करते हैं, काफ़ी लंबी बातें करते हैं, और शायद आज से पहले कभी इन दोनों ने ऐसे इतनी लंबी बातें नहीं की होंगी। तो वो दोनों बाप बेटा काफ़ी बात करते हैं एक दूसरे से। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है, गरीब रथ, जिसका नाम है भास्वर मुखर्जी ने ये हमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ, इस चैप्टर के साथ हमारा जो नावल है टेल मी अ स्टोरी वो भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये गरीब रथ लास्ट चैप्टर था इस नावल का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई अनदर नावल। अगर आपको कोई नावल पढ़नी है, आपको किसी नावल की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ उस नावल का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी नावल को स्टार्ट करूँगी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।